हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एनसीईआरटी सीटेट एसएसटी के लिए। ये सीरीज़ है, स्टार्ट की गई है। एनसीईआरटी की 6th क्लास की जो आपकी हिस्ट्री की बुक है उसका पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट सेकंड वन जो है, पार्ट वन जो है इसका, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। और जब आप पार्ट वन और पार्ट टू दोनों को कवर कर लेंगे तो आपकी जो हिस्ट्री की 6th क्लास की एनसीईआरटी है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। मैंने सभी जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी पॉसिबल क्वेश्चंस को यहाँ पे रेडी किया है। साथ में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, ताकि जो भी आपकी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई हैं डिटेल में चीज़ें वो सभी इनसे आपको कवर हो जाए। अगर किसी के पास जो है पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं है या और कोई बात है तो फिर जो अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेंगे तो आपकी जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप इजीली कर लेंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सीटेट एसएसटी और टीजीटी एसएसटी के लिए आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये ना सिर्फ सीटेट बल्कि टीजीटी एसएसटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो आगे टीजीटी एसएसटी का पेपर देंगे या देना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर भी आपकी जो एनसीईआरटी है वो आती है 6 to 10th। अब तो थोड़ा और भी चीज़ें आती हैं, इससे ज़्यादा भी आती है, पर 6 to 10th आती है मेन। तो यहाँ पे 6th क्लास की एनसीईआरटी कवर हो रही है, तो आपके लिए भी जो ये वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो 50 क्वेश्चंस तक हम अपनी प्रीवियस यानी कि पार्ट वन जो है उसमें कवर कर चुके हैं। यहाँ पे 51 से स्टार्ट करेंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई वो सभी मैंने लिखी हैं, चीज़ों को हाईलाइट भी किया है, आपको और आसानी होगी समझने में और याद करने में भी। तो चलिए 51 क्वेश्चन है हमारा। ऋग्वेद कौन से भाषा में लिखित है? तो प्राक संस्कृत या फिर इसे हम वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। 4 ऑप्शंस दे देंगे। इसके अलावा आपको आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसके साथ आपको 4 ऑप्शन ये देंगे। मान लीजिए एक दे देंगे सबसे पुराना वेद है, इन देवताओं का उल्लेख है, इतने सूक्त हैं, और कुछ और भाषा दे देंगे कि ये लिखित है हिंदी भाषा में या किसी और भाषा में। तो बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही नहीं है या फिर इनमें से कौन सा गलत है। तो इस ये पूरा इस तरह से आपको सॉल्व करने के लिए सारी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो मैंने सबके साथ में लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसके बारे में जान लेते हैं कि ऋग्वेद से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले सबसे पुराना वेद है वैदिक काल का। इसमें अग्नि, इंद्र और सोम सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है। इसके साथ ही 3500 साल पहले रचना इसकी हुई थी। इसके अंदर 1028 सूक्त हैं। और जो ये हमारा वेद है ये उच्चारण व श्रवण किया जाता था, यानी कि इसको बोलकर, जैसे वेदों का अध्ययन बोलकर किया जाता था, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं था। इसके जो छापने या लिखने का काम है वो 200 साल पहले हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी ऋग्वेद से इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है 52। सूक्त का शाब्दिक अर्थ बताओ। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सूक्त का शाब्दिक अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। जो हमारे यहाँ पे ये ऋग्वेद के अंदर ये थी ना, यहाँ पे सूक्त, इसी को बोलते हैं ये कि अच्छी तरह से बोला हुआ। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो संस्कृत भाषा जो है वो भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय परिवार का हिस्सा है। इसके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैंने साथ में मेंशन की हैं। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं और मध्य भारत की भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। ये भी इसी तरीके से दे सकते हैं कि 3 आपके ऑप्शन दे देंगे या मैच करने के लिए दे देंगे कि मध्य भारत में, जैसे मध्य भारत के सामने लिख देंगे तिब्बत वर्मा और उपमहाद्वीप पूर्वोत्तर प्रदेश में एशियाटिक, तो इनको आपको मैच करना होगा कि कौन से में कौन सी बोली जाती हैं। तो आपको तीनों पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है द्रविड़ भाषा परिवार की मुख्य भाषाएं कौन सी हैं? तो तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जो है वो हमारे द्रविड़ भाषा परिवार की मुख्य भाषाएं हैं। ऋग्वेद के सूक्त किस के बीच संवाद है? तो आप सभी को पता होगा कि जो ऋग्वेद है इसमें कई सूक्तों में संवाद दिया गया है। किस किस के बीच में दिया गया है? विश्वामित्र और नदियों में
दिया गया है। और नदियां कौन कौन सी थी? ये नदियां थी व्यास और सतलुज। ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं ये बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी में से हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है, अलग से इसमें कुछ भी नहीं है, सब एनसीईआरटी बेस्ड है। नेक्स्ट है आपका 56, ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय को क्या कहकर पुकारा जाता था? तो ऋग्वेद काल में विश्व और जनों के नाम से जो है वो जनता या समुदाय या समूहों में रहने लगे थे ना तब लोग, तो उसको जन या विश्व के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है आपका दास या दस्यु कौन होते थे? तो जो आर्यस होते थे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानते थे, और उसके अलावा जो अन्य लोग होते थे या किसी और जाति प्रजाति के लोग होते थे उनको वो दास कहते थे, या फिर आर्य जो है अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे, इन्हें दास भी कहा जाता था। ठीक, यह दूसरी भाषाएं बोलते थे और यज्ञ नहीं करते थे। ये अगर आ जाए कि दास या दस्यु कि इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं, तो एक तो आर्य अपनी विरोधियों को कहते थे, दूसरा ये दूसरी भाषाएं बोलते थे और यज्ञ नहीं करते थे। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 58, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब से शुरू हुई? ये भी काफ़ी बार आया हुआ है क्वेश्चन। तो लगभग 3000 साल पहले जो है ये प्रथा शुरू हुई थी। और ये प्रथा कहाँ कहाँ पर प्रचलित थी? ये थी आपकी दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ठीक है, इसके कुछ साक्ष्य भी मिले हैं जिसमें क्या मिला है, इनके साथ लोहे के औजार, लोहे के औजार में क्या मिला है, कटार, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से प्रश्न बन सकता है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 4 ऑप्शन देंगे और आपको रॉन्ग जो होगा वो आपने करना होगा फाइंड आउट। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन नंबर, वह कब्र कहाँ मिली है जिसमें एक व्यक्ति के साथ 30 सोने के मनके, ये मनके हैं, और शंख पाए गए हैं? तो ये कहाँ मिली है? ये मिली है ब्रह्मागिरी में। जिससे हमें क्या पता चलता है कि कुछ लोगों के साथ तो इस तरह की महंगी महंगी या फिर बहुमूल्य वस्तुएं दफनाई जाती थी, तो इससे हमें सामाजिक भेदभाव या जो सामाजिक असमानता होती है वो दर्शाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे भी जो गरीब अमीर और इस चीज़ का ये वाला कॉन्सेप्ट था, मौजूद था, है ना। नेक्स्ट है चरक कौन थे? तो चरक जो थे वो आप सभी को पता होगा वैद्य थे, चिकित्सा शास्त्र संबंधी, और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? चरक संहिता, काफ़ी बार आती है। और इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कहा था, सर्वप्रथम बताया था कि जो मनुष्य के शरीर में 360 यानी कि 360 हड्डियाँ इन्होंने बताई थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चरक के नाम से आपको 4 ऑप्शन देंगे और इस तरह से आपको राइट और रॉन्ग का करना होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आज से 3000 वर्ष पूर्व किस प्रक्रिया द्वारा राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए? तो बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके। जो 3000 साल पहले जब तक जो राजा वाजा यहाँ पे लोग बनने लगे थे, अपने आप को घोषित करने लगे थे, कैसे? बड़े बड़े यज्ञ करके जो है वो अपने आप को प्रतिष्ठित दिखाना चाहते थे और दिखाते थे, और जो है राजा के रूप में उभरने लगे। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन कौन से थे? तो अभी तक हमने वैदिक काल का पढ़ लिया ऋग्वेद, अब उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपके 3, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सामवेद जो है वो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, और अथर्ववेद जो है वो आपका रोग निवारण, जादू टोना और तंत्र मंत्र से रिलेटेड है। कई बार इसमें भी मैच करने को आता है कि कौन से वेद में क्या डिस्क्रिप्शन है या किस चीज़ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका 63 नंबर, उत्तर वैदिक काल में समाज किस प्रकार विभाजित था? हाँ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इस व्यवस्था को क्या कहते थे? ये है मेन कि व्यवस्था को कहते थे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था ये कितने उस भागों में विभाजित थी? 4 प्रकार की थी। और 4 कौन कौन से थे नेक्स्ट में हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, वर्ण व्यवस्था के अनुसार किसे वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था? तो किसे नहीं था? महिलाओं और शूद्रों को नहीं था। तो इसका मतलब ये है, अगर महिलाओं और शूद्रों को नहीं था तो जो महिलाओं की स्थिति थी वो कैसी थी? शूद्रों जैसी थी, दयनीय थी। ठीक है, और कौन कौन सी वर्ण व्यवस्थाएं में 4 वो थे हम देखते हैं। पहला है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण होते थे उनका काम था वेदों का अध्ययन करना,
अध्यापन करना, क्षत्रिय थे, युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, वैश्य या वैश्य, कृषक, पशुपालक या व्यापारी, और शूद्र अन्य 3 वर्णों की सेवा करना। तो जो ये 3 वर्ण थे, इनकी सेवा करने का काम शूद्रों को दिया गया था, और इनको महिलाओं से कंपेयर या इनके साथ इनको दिखाया गया। तो इसका मतलब यही है कि महिलाओं की स्थिति भी बहुत खराब थी। कई बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है, किसी भी आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, इसमें बहुत बार आता है, सीटेट में भी आया हुआ है बहुत बार। चलिए नेक्स्ट है, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ है, अभी तक जो है वो जन और वेश चल रहा था, अब धीरे धीरे जो है वो जनपद बनने लगे थे। तो जन के बसने की जगह, इसका शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। नेक्स्ट 66, महाजनपदों में उपज पर लगाया कर कितना भाग होता है या होता था। ठीक है, तो कितना होता था उपज का 1/6वां हिस्सा, जिसे इसे कहते थे हम भाग, इसे क्या कहते थे, भाग। तो कई बार ये पूछा जा सकता है कि जो महाजनपदों में कर लगाया जाता था उसे क्या कहते थे। कितना होता था, ये तो होता था 1/6, पर कहते क्या थे, भाग। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 67, महाजनपद काल में कृषि में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। हाँ, तो इसमें क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आए कि काफ़ी जो फलने उनकी जो वो हैं ये सभ्यता वगैरह, तो ये फलने फूलने लगी थी। ठीक है, तो इसमें एक तो लोहे का आविष्कार हो चुका था, तो जो हल होता था उसके आगे की जो फॉल होती थी, ये आगे की जो ये इस टाइप की फॉल होती है, ये लकड़ी की जगह अब लोहे की होने लगी थी। ठीक है, और जो धान के पौधों का रोपण, ये 2 चीज़ें मैंने देखा है आई हुई हैं, कई बार आई हुई हैं ये चीज़ें। ये आपके 4 ऑप्शंस दे देते हैं और गलत छांटना होता है, उनमें आती हैं। तो लोहे का आविष्कार हो गया था, धान के रोपण जो पौधे हैं उनका रोपण होने लगा था। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था। तो सबसे महत्वपूर्ण जनपद था आपका मगध। मगध था, क्यों था, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बहुत बार। क्यों था इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको 4 यहाँ पे पॉइंट्स ऐसे देंगे और उसमें से ये लिखेंगे कि मगध इंपॉर्टेंट क्यों था, है ना, और उसके बाद आपको ABC या CD ऐसे करके वो ऑप्शन टिक करना होता है। तो क्यों था इंपॉर्टेंट, देखते हैं एक बार। एक तो जो यहाँ पे मगध जिस हिस्से में था, भारत का जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर ये बिहार, उत्तर प्रदेश और नीचे ये वाला हिस्सा जो मगध का था, काफ़ी बड़ा था ये। तो यहाँ पे आसपास का इलाका एक तो काफ़ी जंगल का भी था। ठीक है, एक हिस्सा जंगल का था, जिससे इनको जहाँ पे जहाँ से हाथियों को पकड़ के इन्होंने उसको ट्रेन किया है उनको, और उनको सेना में भर्ती किया। ठीक है, तो एक तो इनकी बहुत बड़ी सेना हो गई, यातायात के साधन इनके पास उपलब्ध थे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो अयस्की की खदानें थी यहाँ पर, जो इनको फलने फूलने में भी बहुत मदद करी। इसके अलावा जल वितरण में गंगा और सोन नदियाँ थी, यानी कि जल का इनके पास अच्छा जो है वो सोर्स था। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक हुए मगध के, वो थे बिंबिसार और अजातशत्रु। दूसरा लास्ट है आपका, ये राजगृह जो है वो पहली राजधानी बनी और बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। तो ये जो मगध से रिलेटेड इतने सारे मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जो है साथ में इनको भी देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका, सिकंदर कहाँ का राजा था। तो मैसिडोनिया का राजा था सिकंदर, और ये विश्व विजय करना चाहता था, तभी आया था, है ना। नेक्स्ट है 70, गण या संघ शासन व्यवस्था किस जनपद में थी। तो ये जो है वो सिर्फ यहाँ पे थी, कहाँ पे थी, वज्जी में थी। ठीक है, वज्जी में जो है वो गण या संघ शासन व्यवस्था थी, और इसकी राजधानी क्या थी वज्जी की, वैशाली। अक्सर जो मगध वाले क्वेश्चंस आते हैं वो या तो राजधानी को लेकर आते हैं, या फिर वो मगध का जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया उससे ज़्यादा रिलेटेड आता है। तो गण या संघ का जो अर्थ है वो क्या है, समूह या संगठन। नेक्स्ट है, दीर्घ निकाय क्या है। तो ये एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। 72 क्वेश्चन, चित्रित धूसर पात्र क्या है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं मिट्टी के बर्तन जिसपे कि चित्रकारी हुई होती है। चित्रित धूसर मृदभांड या पात्र बोलते हैं इनको, ग्रे कलर के होते हैं और उनपे चित्रकारी या कलाकारी हुई होती है। नेक्स्ट है, महाजनपदों का उदय कब हुआ। तो आप इसको 2 तरह से आ सकता है, या तो 3000 साल पहले आएगा या फिर 1000 ईसा पूर्व आएगा, है ना, क्योंकि AD जो है वो हमारी 2000 ये हो गई है ना, आगे 2000 तक हो चुकी है, और जो 1000 पीछे के साल हो जाएंगे ईसा पूर्व वाले, तो कुल मिला के 3000 हो जाएंगे, और ईसा पूर्व हमारा 1000 हो जाएगा। दोनों में से कोई भी आ सकता है।
नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये क्षत्रिय थे और शाक्य नामक, ये दो चीजें भी याद रखें, क्षत्रिय थे, शाक्य नामक गण से संबंधित थे। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, उसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। ये नेक्स्ट है आपका, बुद्ध ने शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी और निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? ये हुई कुशीनगर में, या फिर जो इनका मृत्यु स्थान था वो कौन सा था? कुशीनगर था। तो ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंट है। जन्म कहाँ हुआ था इनका? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, वैसे ये आपका अभी नहीं दिया हुआ, 7th क्लास में है शायद, तो ये भी पूछ सकते हैं, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। चलिए नेक्स्ट है आपका 75, किसा गौतमी की कहानी किससे संबंधित है? एनसीईआरटी के अंदर दी गई है, ये बुद्ध के विषय में प्रसिद्ध कहानी है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई होगी तो उसमें एक ऑरेंज कलर का बॉक्स है, आई थिंक उसके अंदर ये पूरी स्टोरी दी गई है बुद्ध से रिलेटेड। उपनिषद किस काल का ग्रंथ है? तो ये उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ है। उपनिषद 77 क्वेश्चन, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है गुरु के समीप बैठना। तो इसका शाब्दिक अर्थ है उपनिषद का गुरु के समीप बैठना। नेक्स्ट है आपका 78, सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की? तो सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में जो व्याकरण की रचना है वो पाणिनि ने की थी। और यहाँ पे ये भी आ सकता है कि जो इनकी पुस्तक थी वो थी अष्टाध्यायी, उसका नाम था अष्टाध्यायी, या ये किसने लिखी, ऐसे करके भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वर्धमान महावीर थे। वज्जी संघ के क्षत्रिय राजकुमार थे और इन्होंने भी जो अपनी भाषा है, शिक्षा है, वो किस में दी थी? प्राकृतिक भाषा में। 80, क्वेश्चन नंबर 80, विहार किन्हें कहा जाता था? ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, ये भी देखा हुआ है मैंने क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये आया था ऐसे करके कि विहार और नीचे उसकी विशेषताएं, इसी तरह से आया हुआ था। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, राइट रॉन्ग या ABCD करके बताना था। अब डायरेक्ट नहीं आते कि आपको सिर्फ एक टिक करना है, वो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं वैसे। तो क्या होते थे, एक तो ये भिक्खु और भिक्खुणी जो होते थे, यानी कि बौद्ध जैन धर्म में जो भी इनके फॉलोअर्स थे, तो भिक्खु भिक्खुणी होते थे, उनके शरणा स्थल होते थे, जगह जगह पर होते थे। तो आरंभ में ये किसके बने होते थे? लकड़ी के बने होते थे। ठीक है, आरंभ में ये बने होते थे लकड़ी के। और दूसरा, पश्चिमी भारत में पहाड़ियों को काट कर भी बनाए जाते थे। तो इसके भी जो है कुछ साक्ष्य, आई थिंक महाराष्ट्र है बुक के अंदर जो दिया गया है वो महाराष्ट्र है, एक बार चेक कर लेना आप। जो पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र में जो है वो पहाड़ियों को काट कर जो विहार बनाए गए हैं, ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 81 क्वेश्चन, आश्रम व्यवस्था किसने शुरू की? तो ब्राह्मणों ने की थी आश्रम व्यवस्था शुरू। और इसमें कौन कौन से 4 प्रकार थे? तो पहला था आपका ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 चीजें थी। नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन नंबर, जरथुस्त्र कौन थे? तो कौन थे ये? ईरानी पैगंबर थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता में मिलता है। इनकी एक पुस्तक है जैन अवस्था, उसमें इनकी जो टीचिंग्स हैं या फिर जो भी इनकी शिक्षाएं हैं उसका संकलन मिलता है। 83 क्वेश्चन नंबर, अशोक साम्राज्य पर शासन करते थे, यहाँ पे आएगा जिस या जो आएगा, जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना किसने की थी? तो किस वंश से संबंधित थे अशोक? मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। और किसने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना? तो इनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। ठीक है, कई बार इसका आपको ये जो है ना, ये सीक्वेंस इस तरह से भी आ सकता है, जो महत्वपूर्ण है वो यही है। तो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, इनका बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था अशोक। तो इस तरह का सीक्वेंस भी आप याद रखें। नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन नंबर, अर्थशास्त्र नामक किताब किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। आई थिंक मुझे लगता है कोई ऐसा पेपर होगा जिसमें नहीं आए, वरना हर किसी पेपर में ये हिस्ट्री आती हो जिसमें वो जरूर आ सकती है। तो इसमें है आपका अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य या कौटिल्य? चाणक्य था, इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज ना हो, दोनों ही नाम सेम है। नेक्स्ट है आपका, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना। और उज्जैन और तक्षशिला जो है वो इसके प्रमुख शहर या नगर थे। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर पश्चिम
कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यह किस पुस्तक या किस किताब में लिखा हुआ है? तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में ये लिखी गई है बात। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका नजराना। नजराना क्या था? एक अनियमित कर था। एक रेगुलर कर होता था जो हमेशा लोगों से लिया जाता था, और ये अनियमित था। ये किसी भी ओकेजन पे या समय पे जब इनका मन करता था तब ले लेते थे, ठीक है, इस टाइप का था ये। तो ये अनियमित था, ये ध्यान रखना है, अनियमित था नजराना वाला, ये अनियमित था। ठीक है, ये भी आ सकता है ना कि ये नियमित था या अनियमित था, तो ये कर था और अनियमित कर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मैक्सथनीज ने लिखी थी इंडिका नामक पुस्तक, जिसमें कि पाटलिपुत्र नगर का एक मतलब बहुत ही सुंदर विवरण है, यहाँ के बारे में सारी अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन नंबर। अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस लिपि में लिखे हैं? बहुत ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिपि पूछी गई है, तो आपने लिपि बतानी है, भाषा नहीं बतानी। लिपि जो है वो है देवनागरी लिपि और ब्राह्मी लिपि, जबकि भाषा जो है वो है प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक और साथ में पाली भी थी, पर जो ये मेन थी वो प्राकृतिक थी इनकी। ठीक है, देवनागरी और ब्राह्मी लिपि और भाषा प्राकृतिक। 90 क्वेश्चन नंबर। धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत जो है वो अशोक ने की थी। धम्म जो है वो एक प्राकृतिक शब्द है। ठीक है, प्राकृतिक शब्द है जिसे संस्कृत में धर्म कहते हैं। इसमें जो है अशोक के द्वारा लिखी गई एक मतलब एक आप कह लीजिए कि जो भी टीचिंग्स हैं उससे रिलेटेड था, कि भाई जो ये उसका मानना था वो सारी चीज़ें, इसमें कुछ अलग से या कोई अलग धर्म नहीं था ये इसमें केवल अच्छी बातों का एक संकलन था, वही होता था धम्म। ठीक है, धम्म महामात्र या धम्म महामात्र के नाम के अधिकारी धम्म की शिक्षा देते थे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि धम्म महामात्र कौन थे? ठीक है, कोई अधिकारी थे या इनकी वित्तीय से संबंधित थे या कानून व्यवस्था से संबंधित थे, किससे संबंधित थे? तो ये धम्म अधिकारी होते थे और इनकी शिक्षा को जो है उसका प्रचार प्रसार करते थे। क्वेश्चन नंबर 91। चीन की दीवार बनने का उद्देश्य क्या था? तो चीन की जो दीवार बनने का उद्देश्य है वो इसमें लिखा है, वो है उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से संख्या, क्योंकि बहुत पहले ही ये जो दीवार है वो बननी स्टार्ट हो गई थी और काफ़ी हज़ारों सालों तक जो है वो बनती ही रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। वेलल्ला या फिर कई बार वेल्लार भी बोलते हैं इसको, वेलल्ला कौन थे? और तो कौन थे? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला कहते थे। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके बड़े भूस्वामी। इसके अलावा कैडिसियार और अधिमई कौन थे? ये होते थे दास। ये जो इस तरह के इंपॉर्टेंट होते हैं ना क्वेश्चंस कि इस शब्द का मतलब क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से जो गांव का प्रधान व्यक्ति होता था उसे ग्राम भोजक कहते थे, बहुत बार आए हुए ये भी क्वेश्चन। ठीक है, गांव का जो प्रधान होता था उसे ग्राम भोजक कहते थे, और स्वतंत्र कृषक जो होते थे उन्हें गृहपति कहते थे। तो ये मैच के लिए भी आ सकता है आपका कि आप एक साइड आपके ये वाले पुराने नाम दे देंगे और एक साइड इनका मतलब दे देंगे, मैच करना है आपने, इस टाइप से भी आ सकता है। नेक्स्ट है आपका 93। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा है या लिखी है? ठीक है, तो ये एक आपका जो दक्षिण भारत का एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है या पुस्तक है, तो ये लिखा हुआ है आपका तमिल भाषा में। ठीक है, संगम साहित्य जो है वो तमिल भाषा में लिखा गया है। 94 क्वेश्चन नंबर है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ये तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 95। 2500 साल पहले मथुरा महत्वपूर्ण क्यों था? तो क्यों था? क्योंकि मूर्ति केंद्र था और धार्मिक केंद्र था, मूर्ति कला, बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ बनती थी और धार्मिक केंद्र भी था, इसलिए ये महत्वपूर्ण था। 96 क्वेश्चन नंबर। श्रेणी किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो श्रेणी किसके लिए प्रयुक्त होता था? शिल्पकार और व्यापारी। शिल्पकार और जो व्यापारी थे वो अपने संघ या समूह बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। 97 क्वेश्चन नंबर। दक्षिण भारत किस लिए प्रसिद्ध था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें दे देंगे, कई बार बच्चों को नहीं आती है समझ में। तो सोना, मसाले, काली मिर्च, कीमती पत्थर, ज़्यादातर इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था। और जो काली मिर्च थी इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी, रोमन साम्राज्य से इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, तो ये जो होती है वो गर्म होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो इसे काले सोने के नाम से भी जाना जाता था और इस नाम से भी इसको बुलाते थे। नेक्स्ट है आपका मुवेंदार कौन थे? तो इसका अर्थ है मुखिया। मुवेंदार का अर्थ क्या है? मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। कौन कौन से हैं वो? चोल, चेर और
पांड्यास यानी कि पांड्य, और 2300 साल पहले काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 99, दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहा जाता था? तो दक्षिणापथ के स्वामी जो है वो सातवाहन शासक हैं, जो ये इन्हें कहा जाता था। और इसमें सबसे प्रमुख शासक जो रहे वो थे, सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, अगर आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हैं तो ज़्यादातर जो हम साम्राज्य या फिर इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो वो सारे पितृ प्रधान वो माने जाते हैं ना, पितृ प्रधान माने जाते हैं। लेकिन जो ये वाली डायनेस्टी थी, इसको हम मातृ प्रधान बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी माता का नाम आगे लिखा हुआ है ना, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, तो ये सभी के आगे इस तरह से लिखा होता था। तो ये मातृ प्रधान डायनेस्टी थी, ये वाली वंश जो इनका था वो था। नेक्स्ट है आपका लास्ट, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार कब हुआ? तो कब हुआ ये आपका? सबसे पहले 7000 साल पहले चीन में हुआ था। हजारों साल तक उन्होंने दुनिया से इसको छुपा कर रखा था। जिस रास्ते से रेशमी कपड़े की आवाजाही होती थी वह सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। और जो ये सिल्क रूट था आपका, इस पर नियंत्रण सबसे पहले कुषाण शासकों ने किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ी डिटेल्स आ जाती हैं, वो अक्सर इसी तरह से आने लगे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन दे देंगे 4, और फिर ए बी या बी सी, ए बी सी डी या कौन, इस तरह से आपको बताने होते हैं कि कौन कौन से इसमें से सही हैं। ठीक है, तो आपका पार्ट 1 हो गया है कंप्लीट, और साथ में आज पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपकी जो एनसीईआरटी है 6th क्लास की हिस्ट्री की, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगर आप 1-2 बार इन वीडियोस को देख लेंगे तो आपकी बिल्कुल डन हो जाएगी। अगर बाई चांस आप बुक नहीं पढ़ सकते हैं, आपके पास बहुत टाइम नहीं है, वर्किंग है, ठीक है, तो आप जो है इन वीडियोज़ को देख लीजिए, आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो टीजीटी एसएसटी के स्टूडेंट्स हैं, टीजीटी एसएसटी वाले बच्चे हैं, उनको क्या करना है, उनकी भी जो 6 to 10th तक की एनसीईआरटी आती है। ठीक है, 6 to 10 तक की एनसीईआरटी आपकी बेस लाइनें आती है। ठीक है, तो आप जो है जब ये वाली बुक्स, ये जो मैं बुक वाइज करा रही हूँ इसको, तो आप भी इन वीडियोज़ को देख लें ताकि आपकी जो है वो बेस स्टार्ट हो जाए बनना। और जो है आगे जब एग्ज़ाम आएंगे तो आपको एकदम से ये ना सोचना पड़े कि हाय मैं इतनी सारी बुक्स हैं, मैं कैसे पढूं या मैं कैसे पढ़ूंगा इतनी सारी बुक्स को। ठीक है, तो क्लास वाइज हम खत्म करेंगे इनको, तो आप इन वीडियोस को भी देखते रहिए तो आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। कई बार बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम इसकी पीडीएफ भी दे दीजिए हमें, तो मैं वीडियो के एंड में जो है वो लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी। एसएसटी वाले बच्चों का ग्रुप अलग है, तो वहाँ से जो है आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सीटेट का, अब नेक्स्ट जो फॉर्म्स निकलेंगे, एग्जाम होंगे कब, ये सारी जो है उसमें आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाले सभी वीडियोस और चैनल को जितनी भी जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।